बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.2 जिसके बारे में आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले भी हमें एज़ यूजुअल एक कंसेप्ट को थोड़ा रिव्यू करना होगा, जिस कंसेप्ट की बेस पे ये एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है। तो बेसिकली आपने जो इसी चैप्टर में थर्ड थ्योरम पढ़ा था, उसमें हमने कुछ ऐसी बात प्रूव की थी कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल हो, लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो चलिए हम इसका कोई नाम भी लिख लेते हैं, ए बी सी, इसका हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो अगर हम इसमें किसी भी एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर बनाएं, मसलन ये एंगल ए है, अब मैं इसका बाइसेक्टर बनाता हूँ जो कि बिल्कुल इसके सेंटर से गुजरेगा। ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर बन गया, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है इसको हम डी बोल देते हैं। तो हमने ये प्रूव किया था कि ये जो एंगल जिन दो साइडों के बीच में बना हुआ है, लेट्स सपोज ए बी और ए सी, इन दो साइडों के बीच में ये जो एंगल था, ये एंगल ए बना हुआ था। अगर मैं इन दो साइडों की रेशो ले लूँ, लेट्स सपोज अगर मैं ए बी और ए सी की रेशो ले लूँ, तो ये रेशो एक दूसरी रेशो के इक्वल होगी। और वो रेशो किस चीज़ की होगी? वो इन दो साइडों की रेशो होगी, ठीक है। यानी कि ये जो इंटरनल बाइसेक्टर आके इसको कट कर रहा है, तो इसके ये जो दो पार्ट्स बन रहे हैं यानी बी डी और डी सी, तो इन पार्ट्स की अगर रेशो ले ली जाए, बी डी और डी सी, अगर इसकी रेशो ली जाए तो ये दोनों रेशोज़ आपस में इक्वल होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था वो थ्योरम नंबर 3 जो कि आप लोगों ने अटेंड भी किया था और उसमें आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स, इस पूरे कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, वो ये कि जब आप ए बी और ए सी की रेशो ले रहे हैं तो पहले आप इस साइड को यूज़ कर रहे हैं और बाद में इसको कर रहे हैं। तो इसी तरह जब आप नीचे इन दो साइडों की रेशो लेंगे तो उसमें भी आपने पहले ये वाली साइड लेनी है और फिर वो वाली लेनी है। यानी अगर आप लेफ़्ट साइड से शुरू कर रहे हैं और राइट साइड की तरफ रेशो ले रहे हैं, ए बी और ए सी, तो फिर इसी तरह नीचे वाली साइड पे भी आपने जब इनकी रेशो लेनी है तो पहले लेफ़्ट को और फिर राइट साइड को ऐसे अरेंज करना है। क्योंकि अगर आपने पहले डी सी लिख दिया और फिर बी डी लिख दिया तो फिर ये रेशो जो है ये गलत हो जाएगी और इसके रिजल्ट्स वो नहीं आएंगे जो कि आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, होपफुली अब आपको ये कंसेप्ट जो अच्छे से जहन में आ गया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 236 आपके पास अपनी अपनी बुक्स होनी चाहिए जिसको आप अपने सामने रखेंगे। 14.2 एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें अपनी अपनी बुक्स पे, तो उसमें आपको इस तरह से एक डायग्राम नज़र आएगी, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसमें तकरीबन वही लॉजिक यूज़ हो रही है जो अभी आपने पिछले रिव्यू में देखी थी, लेकिन अब इसमें सिर्फ ये है कि पहले एंगल बाइसेक्टर हमने इसका ड्रा किया था नीचे की तरफ, लेकिन अब जो एंगल बाइसेक्टर है वो इसका ड्रा हो रहा है जो कि इस तरफ आ रहा है। बाकी तमाम वही चीज़ें हैं। अब आपको कुछ साइडें गिवन है आपके सामने, आपको नज़र आ रही हैं, और एक साइड यानी बी डी जो है वो अननाउन है। आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बी डी इज़ इक्वल टू, और आगे नीचे 4 ऑप्शन दी गई हैं। अब आपने इसका आंसर निकाल के उन 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है। तो हमने बी डी को वक्ती तौर पे एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम उसी रेशो की टेक्निक को यूज़ करें तो ये एंगल किस किस साइड के बीच में बन रहा था? ए सी और बी सी के दरमियान में। तो अगर हम ए सी और बी सी की ले लें रेशो, इसी तरह फिर जब ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को कट कर रहा है तो उसके दो पार्ट्स ये बना रहा है, तो फिर इन दोनों की अगर मैं रेशो ले लूँ यानी ए डी पहले लिखूँ और फिर बी डी बाद में लिखूँ, तो ये जो दोनों रेशोज़ हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। इसमें भी आप देखें कि पहले मैंने ये रेशो लेते हुए पहले ए सी को यूज़ किया था, तो जब इनकी रेशो ली है ये वाली तो पहले मैंने ए डी को यूज़ किया, यानी कि इधर से मैं इस तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। ये डायरेक्शन आपने सेम रखनी है इसकी। अब आप इसकी वैल्यू स्टूडेंट लगा लें तो ईजिली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए सी की वैल्यू जो है वो 12 है और इसी तरह बी सी की जो वैल्यू है वो 10 है, इक्वल टू ए डी की वैल्यू 6 है और बी डी की जो अजम्पशन है या उसको लेट किया हुआ है हमने एक्स लेट किया हुआ है। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ, 12x आ जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो ये 60 आ जाएगा। तो जब 12 60 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये है बेसिकली x की वैल्यू, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन बुक में उसने दिया है वो उसने एक MCQ टाइप बना के आपको दे दिया है, जो कि आपके पेपर में फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है। अब उसमें 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में 5 है, बी में 16 है, सी में 10 और डी में 18। तो अब आप खुद देख लें कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें तो क्वेश्चन 2 में भी आपको उसी तरह की एक ट्राइंगल दिखाई गई है और उसमें कुछ आपको मेजरमेंट्स दी गई हैं, बी सी फिर सी ए, ये अब आपको गिवन है। और नीचे जो आपको ये जो 7 लेंथ दी गई है ये ए बी की फुल लेंथ है, ठीक है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो है ए डी, मतलब आप ए डी की लेंथ निकालें और उसके बाद बी डी की लेंथ निकालें,
ठीक है, ये आपसे दो लेंथ्स या साइड्स आपसे पूछी गई हैं, ए डी एंड डी बी, ये आपने अलग-अलग निकालनी है। लेकिन ये जो 7 आपको दी हुई है बुक में, जहाँ पे 7 लिखा हुआ है वहाँ से ये गुमान होता है कि वो शायद बी डी की लेंथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बी डी की लेंथ जो है अगर होती तो फिर वो बी डी की लेंथ आपसे पूछता क्यों? तो इसलिए ये पूरी ए बी जो है इसकी लेंथ आपको दी गई है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। इस क्वेश्चन को हमने बड़ी टेक्निक से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने पूरा फोकस रखना है इस पर। देखें, सबसे पहले मैं उसी थ्योरम की जो एक बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, जो मैंने शुरू में वीडियो के आपको बता दिया, वही हम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। यानी पहले मैं इस साइड की और इस साइड की रेशो लेता हूँ, यानी मैं ए सी और बी सी की रेशो ले लेता हूँ। इसी तरह फिर मैं इन दो साइडों की रेशो ले लेता हूँ, एज़ यूजुअल ए डी और बी डी या डी बी की रेशो ले लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब ऐसा है कि ए सी की जो साइड है वो तो 3 है और बी सी जो है वो तो 6 है, वो हमने पुट कर दी। अब ए डी की जो लेंथ है वो आपको नहीं पता और डी बी उसकी भी लेंथ आपको नहीं पता, तो फिर हम क्या करें? अब यहाँ पे हमने टेक्निक ये यूज़ करनी है कि हम ए डी को थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। वो चेंज कैसे करेंगे? अगर मैं ए डी की जगह लिख लूँ ए बी माइनस बी डी या डी बी, ऐसे अगर लिख लूँ तो क्या ये सही होगा? आप देखें ज़रा कि ए बी है फुल साइड, ठीक है, और उसमें से डी बी को माइनस किया जा रहा है, तो इस पूरी साइड में से अगर इस पार्ट को माइनस कर दिया जाए तो बाकी क्या बच जाएगा? ए डी बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए डी की जगह पे हम ये नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे जो डी बी है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम इसके बाद क्या करेंगे? देखो, अगर इसको मैं कैंसिल कर दूँ तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा ये। अब ए बी, देखो ए बी की जो फुल लेंथ है वो आपको 7 दे दी गई है, 7 माइनस डी बी और डिवाइडेड बाय डी बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने ये इस तरह लिख दिया। इसके बाद आगे क्या करेंगे? 1/2। आपको पता है कि जब ऊपर 2 वैल्यूज़ हों और नीचे 1 हो तो हम उनको सेपरेट भी लिख सकते हैं। यानी 7 के नीचे डी बी को सेपरेट कर दिया और उधर से डी बी के नीचे डी बी को सेपरेट कर दिया। अब आप देखें कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय डी बी माइनस 1। अब स्टूडेंट्स आपने ये भी याद रखना है कि इनको कैंसिल करने के बाद 1 आएगा। ऐसा नहीं है कि इनको काट के छोड़ दें और यहाँ पे कुछ भी ना लिखें, 0 रख दें इसे, तो ऐसे आपका स्टेप गलत हो जाएगा। ओके, इसके बाद -1 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये प्लस हो जाएगा, 1/2 + 1 इज़ इक्वल टू 7/डी बी। अब आप इनको अगर सॉल्व कर लें एलसीएम के ज़रिए से तो ये आ जाता है 3/2 और सामने क्या है? 7 डिवाइडेड बाय डी बी। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इसकी तो ये इजीली हमें वैल्यू इसकी मिल जाएगी। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया और डी बी को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 इंटू डी बी बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 3 को इधर डिवाइड कर देना है, 14/3 इज़ इक्वल टू डी बी। अब हम 14/3 को डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 4.66 इज़ इक्वल टू डी बी। तो स्टूडेंट्स डी बी की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली है। अब हमने डी बी के अलावा ए डी भी फाइंड करना था, तो ए डी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए अगर देखा जाए तो हम सिंपल सी एक नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। अपनी डायग्राम को सामने रखते हैं। पहले डायग्राम में आप ये देखें कि अगर आपने ए डी की वैल्यू निकालनी है तो ए डी को हम इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी माइनस डी बी। ठीक है, ये यूजिंग का वर्ड आप ऊपर ऐड करें। ठीक है, और ये अब कोई ज़रूरी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अब आप देखें यहाँ पे भी आपने यही नोटेशन यूज़ की थी, तो जो मैंने लॉजिक आपको वहाँ पे समझाई थी सेम यहाँ पे भी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ए डी इज़ इक्वल टू ए बी की वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू हमारे पास अभी आ गई है 4.66, तो यूँ हमारे पास ए डी की वैल्यू आ जाएगी 2.3। तो स्टूडेंट्स ये ए डी का आंसर आ गया। ठीक है, तो यूँ आपने इन दोनों साइड्स की लेंथ को फाइंड कर दिया। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम एक्सरसाइज नंबर 14 जो कि पेज नंबर 237 पे आपको मिलेगी, अब हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं और इनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हैं यानी क्वेश्चन 3 के, ये दोनों पार्ट्स जब आप सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लगाएंगे इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए, तो ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे होंगे जिस तरह आपने लास्ट वीडियो में 14.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझे थे। लिहाजा जिन स्टूडेंट्स को इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, पहले तो आप इसको खुद सॉल्व करें, उम्मीद है आपसे हो जाएंगे, और अगर ना हो तो आप इसके हवाले से गाइडलाइन लेने के लिए हमारी पिछली वीडियो यानी 14.1 एक्सरसाइज को एक दफ़ा रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बिल्कुल उसी तरह का है। इसमें एक्स वाली वैल्यू उधर भी आपने गालिबन लास्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 5 गुज़िश्ता वीडियो में 14.1 वाली में किया था, तो उसमें भी एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की थी, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है।
अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका आज वाली वीडियो में, अभी हम इसी वीडियो के स्टार्ट में इस लॉजिक पे बात कर चुके हैं, ठीक है। इसमें आपको एम ए और ए एन की वैल्यू, यानी इसकी और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, और ये जो 8 वैल्यू दी हुई है ये ए एम की नहीं है, बल्कि ये एम एन की फुल वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि अगर ये ए एम की वैल्यू होती तो यहाँ पे एम ए की वैल्यू हमसे रिक्वायर ना की जाती। तो ये बिल्कुल अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन किया है इसका 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 किया है, ये बिल्कुल उसी तर्ज पे होगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, अगर तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक दफ़ा समझ लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसमें ये वाली दो साइडें इक्वल हैं। जैसा कि आपको पता है कि आइसोसेल्स में दो साइडें इक्वल होती हैं। तो अब आपको एक दो लेंथ्स उसने आपको दे दिए हैं और एक्स और वाई यानी दो लेंथ आपसे पूछ लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, जिसको हम बगैर कैलकुलेशन के सिर्फ एक लॉजिक यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एक्स के ऊपर सोचें तो जैसा कि बुक में ये बताया जा रहा है कि ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है और इन दोनों साइड्स के ऊपर ये वाला निशान भी आपको शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाली दो साइडें इक्वल हैं। तो फिर अगर ये वाली साइड 10 है तो फिर वो भी क्या होगी, 10 होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास x की जो वैल्यू है वो भी 10 है, ठीक है। तो हमने इसको बगैर किसी कैलकुलेशन के फाइंड कर लिया। इसी तरह अगर हम y की बात करें तो देखें, ये जो आइसोसेल्स ट्राइंगल होती है इसमें हमेशा जो यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रा किया जाता है, देखें ये अल्टीट्यूड है क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो किसी भी आइसोसेल्स ट्राइंगल में जो अल्टीट्यूड होता है वो अपने ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये बात, ये एक आइडेंटिटी के तौर पे आप याद रखें कि अगर ट्राइंगल आइसोसेल्स है, ये शर्त है, तो फिर जो सामने से जो अल्टीट्यूड आएगा वो अपने ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि दो इक्वल पार्ट्स बनाएगा। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो अब ये वाला जो अल्टीट्यूड है ये इसके दो पार्ट्स बना रहा है, एक ये और एक ये। तो फिर अगर ये 6 है तो फिर ये कितना होना चाहिए, ये भी 6 होना चाहिए, क्योंकि बाइसेक्ट जब कर रहे हैं तो दोनों पोर्शन तो इक्वल होंगे यहाँ पे। तो हम y की वैल्यू भी क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था जो कि जस्ट एक कंसेप्चुअल वे में उसने आपको दिया है, इसमें किसी किस्म की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, तो ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 14 भी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आज के क्वेश्चंस भी आप सब बच्चों को इजीली समझ आ चुके होंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम फिर भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।